लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने व्हाट इज जेनेटिक्स प्लस जेनेटिक्स में यूज होने वाले टर्मिनोलॉजीज के बारे में, टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जेनेटिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट है, ग्रेगर जोहन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है और उनके जो लॉज हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, सो विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। जो मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट है, मेंडल की जो थियरी है, उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। सो विल बी कंटिन्यूइंग विथ आवर लेक्चर ऑन मेंडेलियन जेनेटिक्स। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स कोई नई साइंस नहीं है। वैसे सुन आपको लग रहा हो कि जेनेटिक्स है तो कोई नया साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। Human knew from early 8000 to 1000 BC that variation in genome was an aspect of genetic inheritance through sexual reproduction. लोगों को पता था कि सेम ऑर्गेनिज्म में अगर हम हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं तो हायर ऑफ मतलब क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। लोगों को इसके बारे में पता था, बट वो उसके पीछे की साइंस नहीं जानते। प्रोसेस पता था बट साइंस नहीं जानते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, काउ ब्रीड लेते हैं, साहिवाल ले लीजिए, गिर ले लीजिए। इन दोनों ब्रीड्स की खासियत क्या है? ये हाई मिल्क प्रोवाइडिंग वेराइटीज हैं, ज्यादा अमाउंट में दूध प्रोड्यूस करते हैं। बट क्या ये ब्रीड्स ये हाल फिलहाल में प्रोड्यूस हुई? नहीं, सदियों से साहिवाल और गिर के ब्रीड्स इंडिया में मौजूद थे। तो ये आए कहाँ से? सदियों से जो हमारे पूर्वज थे वो इस ब्रीड को ग्रो कर रहे थे, और इन्होंने क्या करा, आपस में इनको मेट कराया, ताकि इनकी जो जेनेटिक प्यूरिटी है वो बनी रहे। इससे होगा क्या, जो नए बच्चे पैदा होंगे वो हाई अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर, उसे डाइल्यूट होने दिया ही नहीं, उनके जीन को डाइल्यूट होने ही दिया नहीं, वो प्योरिटी ऑफ रेस को मेंटेन करके रखे। तो लोगों को पता था इसके बारे में, खाली दिक्कत क्या थी, उनको पता नहीं इसके पीछे की कहानी क्या है। कि हाँ, जीन्स अगर सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, म्यूटेट मतलब मेट करेंगे या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो हायर क्वालिटी। अगर अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस हो तो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो लोगों ने प्योरिटी को मेंटेन करा। तो लोग पहले से ही सारी चीजें कर रहे थे, बस वो इस फैक्ट से अनजान थे कि यहाँ पे जीन्स भी एक रोल प्ले कर रही है। लेकिन जो ग्रेगर मेंडल थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के सारे शो करा कि ये जो चीजें, ट्रेट्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, वो जीन्स की वजह से हो रही है। और वो कैसे क्या हो रही है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव कराया था। तो देखते हैं इसके बारे में। सो पीपल न्यू अबाउट हाउ ट्रेट्स आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। Later on, Gregor Mendel proposed laws of inheritance which were based on his hybridization experiments on garden pea plants. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो मटर के पौधे के ऊपर, जिसे हम लोग बटला वगैरह भी कहते हैं ना, बस उसी पौधे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रीजन इज, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो कंट्रास्टिंग पेरेंट्स के साथ इन्होंने हाइब्रिड बनाया था, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा था। देखेंगे इसके बारे में। सो व्हाट ही डिड इज, he crossbred randomly 7 pairs of characters and differentiated them into dominance और recessive. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। जो ट्रेट बाहर शो होती है, फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो जाती है, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। जो छिप जाती है उसे हम रिसेसिव कहते हैं। तो मेंडल ने क्या करा, जब मटर के पौधे के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने पौधे के 7 एस्पेक्ट्स पे काम करा, 7 कैरेक्टर्स लिए। और उस 7 कैरेक्टर में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, उन्होंने इसकी बात करी। जैसे देखते हैं, फ्लावर कलर आपको डायग्राम पे दिख जाएगा, फ्लावर कलर। तो जो इन्होंने कहा कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो है पर्पल, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो है वाइट। इस हिसाब से इन्होंने डिफरेंशिएट करा। सिमिलरली फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कहाँ पे ग्रो करता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन अगर ब्रांच के अगल बगल ग्रो कर रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट। और अगर एंड पे ग्रो कर रहा है तो हम उसे कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, ये रिसेसिव है। नेक्स्ट, पॉड कलर, जो बटला जो है उसका जो पॉड है उसका कलर, उसका कलर क्या रहेगा, अगर डोमिनेंट है तो फिर ग्रीन, अगर रिसेसिव है तो फिर येलो। तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंशिएट करा। नेक्स्ट, यहाँ पे दिख जाएगा ग्रीन, येलो। नेक्स्ट, पॉड का शेप, पॉड का शेप डोमिनेट अगर है तो फिर इन्फ्लेटेड या फिर फुल साइज का रहेगा, लेकिन अगर रिसेसिव है तो फिर कंस्ट्रक्टेड, टेढ़ा मेढ़ा सा ग्रो करेगा। सीड कलर, जो पकने के बाद जो मटर का दाना जब पक जाता है तो उसका क्या कलर होगा,
डोमिनेंट अगर है तो वो येलो कलर हो जाएगा, अगर रिसेसिव है तो फिर ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगेन हम कच्चे मटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सूखे हुए मटर की, जो पका हुआ मटर होता है जो कि ग्रोसरी स्टोर में आपको मिलता है, जिसे हम मटर के छोले वगैरह भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, सीड शेप। सीड का क्या शेप है? डोमिनेंट अगर है राउंड, मटर के सूखे दाना अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्या होता है, राउंड होता है, लेकिन एक आध रिंकल्ड वाले भी होते हैं। स्टेम हाइट, प्लांट की हाइट क्या है, टॉल है या फिर ड्वार्फ? तो इस इन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च करा था। इन 7 कैरेक्टर्स में से इन्होंने डोमिनेंट को भी हाईलाइट करा था, प्लस रिसेसिव को भी आइडेंटिफाई करा था। ठीक। सो इन्हीं 7 ट्रेड्स के ऊपर उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करी थी। ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स हिज एक्सपेरिमेंट्स। According to Mendel, there are two factors to express the same inherent characteristics in every reproductive cell. And whenever these factors are same, it is called as homozygous, and if opposite, heterozygous. Last time हमने बात करी थी, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स मौजूद रहती हैं, वन फ्रॉम द मेल पेरेंट, वन फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। ठीक। जो कैरेक्टर, अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो फिर हम उसे होमोजाइगस कहेंगे, अगर डिफरेंट है तो फिर हेट्रोजाइगस। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बात कर रखी है। For his studies, Mendel studied one pair of species of opposite characters and called them monohybrid, and later on two pair species of opposite characters called as dihybrid cross experiment. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स करे, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या है, आगे हम देखेंगे। So first one is monohybrid cross experiment. What is monohybrid cross experiment? 3 marker है ये. A monohybrid cross experiment is the hybrid of two individuals with homozygous genotypes which result in opposite phenotype for a genetic trait. The cross between two monohybrid traits. एग्जाम्पल लिया है, ये दो जीन्स है, एक पेरेंट के पास ये दो जीन्स है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें होता ये है, एक ही ट्रेट को लेके हम दो कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स लेते हैं। दैट मीन्स एक पेरेंट हम लेंगे टॉल और दूसरा पेरेंट हम लेंगे ड्वार्फ। तो दो कंट्रास्टिंग पेरेंट्स हैं, जब हम इनके बीच में क्रॉस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड क्यों? क्योंकि हमने एक ही ट्रेट लिया है, हाइट ऑफ प्लांट लिया है, टॉल या फिर ड्वार्फ। For monohybrid cross, Mendel began with a pair of pea plants with two contrasting traits, that is, one was tall and the other one was dwarf. The cross pollination of tall and dwarf plants resulted in tall plants. जब इन्होंने क्रॉस करा तो जो पहला प्लांट आया था वो टॉल आया था, all hybrid plants were tall, and thus he called this as a first hybrid generation or F1 progeny. ओके, इस पिक पे ध्यान देते हैं, राइट हैंड साइड पे ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इट इज, मेंडल ने दो कंट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस करा था। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो पेरेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, एक जो पेरेंट उन्होंने लिया था वो टॉल पेरेंट लिया था, एंड द फैक्ट अबाउट दीज पेरेंट्स इज दे आर होमोजाइगस। दैट मीन्स इनमें जो जीन्स हैं वो क्या है, सेम है। तो ये एक टॉल प्लांट है और इसके लिए जीन्स क्या रहेंगी, कैपिटल टी कैपिटल टी। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने एक और प्लांट लिया है, ड्वार्फ प्लांट, कंट्रास्टिंग है, तो इसके जीन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद स्मॉल टी स्मॉल टी। सो कैपिटल टी इज फॉर टॉल जीन while स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ जीन। तो जब इस पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करा गया, यहाँ पे ये दिख जाएगा गैमेट्स प्रोड्यूस हुई हैं, इन गैमेट्स को मेट करके क्रॉस कराया गया, जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन या फिर F1 जनरेशन प्रोजेनी ओरिजिनेट करी गई। अब इस प्रोजेनी की खासियत क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक। और ये जो पौधा या फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है ये हेट्रोजाइगस है, दैट मीन्स इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, अलग अलग चीजें। क्योंकि अलग अलग जीन्स है तो एक यहाँ पे डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो डोमिनेंट कैपिटल टी शो करा है, दैट मीन्स इट विल हैव अ टॉल हाइट। ठीक। तो F1 जनरेशन की ट्रेट क्या है, इट इज टॉल, लेकिन इसके पास स्मॉल टी या फिर ड्वार्फ वाली भी जीन है, लेकिन वो रिसेसिव होने की वजह से छिप गया है। नेक्स्ट,
He continued his experiment with self pollination of F1 progeny. ये जो F1 progeny यहाँ पे या फिर F1 जनरेशन यहाँ पे एक्वायर करा था, इसको वापस से पोलिनेट कराया गया, लेकिन ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ रहा था। सेल्फ पॉलिनेशन में होगा क्या, सेम टाइप ऑफ प्लांट का फीमेल भी लिया जाएगा और मेल भी लिया जाएगा, मेल एंड फीमेल बिलोंग टू द सेम प्लांट इटसेल्फ, ठीक। और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है, ठीक। सरप्राइजिंगली he observed that one out of four plants were dwarf while the other three were tall. The tall and the short were in the ratio of 3:1. यहाँ पे देखते हैं F1 जनरेशन का जो जेनोटाइप था क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी में सेल्फ क्रॉस करा का मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ प्लांट से मेल एंड फीमेल लिया गया। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंबल, दिस ओवर हियर डिनोट्स फीमेल। फीमेल के लिए कैपिटल टी गैमेट भी प्रोड्यूस होंगे, स्मॉल टी टाइप वाली गैमेट भी प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली मेल के लिए भी क्या रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब ये दो दो टाइप के मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जब ये दो अलग अलग टाइप के मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो चार टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। देख लेते हैं, कैपिटल टी आपस में मिले और ये बन गया टी टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी फ्रॉम मेल साइड, स्मॉल टी फ्रॉम फीमेल साइड, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन हम आइडियल कंडीशन की बात करें जहां पे कैपिटल टी डोमिनेट होगा तो ये ऑफस्प्रिंग भी डोमिनेट हो जाएगा, टी टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे वाले पे ध्यान देते हैं, मेल साइड पे स्मॉल टी लेकिन फीमेल साइड पे कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा। नेक्स्ट इधर ध्यान देंगे, मेल साइड से स्मॉल टी, फीमेल साइड से स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों होमोजाइगस है लेकिन ड्वार्फ जीन मौजूद है, ये प्लांट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट के हाइट के हिसाब से रेशियो की बात करें, 3 प्लांट टॉल होंगी और एक क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। He also noted that no progeny was in intermediate height, that is no blending was observed. Normally हम कहते हैं एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को अगर हम क्रॉस करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे तो एक इंटरमीडिएट लेवल मीडियम हाइट का प्लांट होगा, लेकिन ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। पूरे एक्सपेरिमेंट में देखिएगा, आइदर इट वाज टॉल और इट वाज ड्वार्फ, कहीं पे इंटरमीडिएट टाइप का कोई पौधा ग्रो करा ही नहीं। Now, he called them second hybrid generation and offspring were called as F2 generation या फिर F2 progeny. Now, this is your monohybrid cross experiment. हमने एक ट्रेट लिया और उसको आपस में क्रॉस करके F1 और F2 जनरेशन गैदर करा। इन दोनों चीजों में हमें ऑब्जर्व क्या करने को मिल रहा है कि जो पेरेंट की जो ट्रेट्स हैं वो बच्चों में ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक। और साथ ही साथ जब ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, जब हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जहां पे दो अलग अलग जीन्स हैं, उसमें से एक जीन डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रिसेसिव में कन्वर्ट हो गया है, जैसे F1 जनरेशन में आपको दिख जाएगा स्मॉल टी, ये रिसेसिव में चला गया, लेकिन इसका मतलब ये हमेशा के लिए गायब हो गया है, ये बाद में भी एक्सप्रेस हो सकती है जैसे कि F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ है, ठीक। तो दिस वाज द समरी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में हमने दो पेरेंट्स लिए थे और दोनों के लिए एक कैरेक्टर लिया था, हाइट ऑफ प्लांट। लेकिन हाँ दोनों कैरेक्टर क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग था, मतलब एक प्लांट टॉल था तो दूसरा क्या था, ड्वार्फ। डाइहाइब्रिड क्रॉस में सिमिलरली दो पेरेंट्स लेंगे लेकिन यहाँ पे दो ट्रेट्स होंगे, जैसे वहां पे बस एक ही ट्रेट हमने लिया था हाइट, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे दो ट्रेट्स लेंगे। अगेन वो दोनों ट्रेड्स कंट्रास्टिंग होंगे और आपस में हम क्रॉस करेंगे, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। देखते हैं इसके बारे में। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स विथ बोथ बीइंग हेट्रोजाइगस फॉर टू डिफरेंट ट्रेड्स। In a dihybrid cross, the parents carry different pairs of alleles for each trait. One parent carries homozygous dominant allele while the other one carries homozygous recessive allele. The offsprings produced after the crosses in the F1 generation are all called as heterozygous for specific traits. देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को डायग्राम के सहारे समझने में हमें आसानी रहेगी। So, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे हमने कितने पेरेंट्स लिए थे, सेम दो पेरेंट्स लिए थे, बोथ आर होमोजाइगस लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक ट्रेट के साथ काम नहीं करेंगे, हम दो दो ट्रेट्स लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा
यहाँ पे जो ट्रेट लिया है वो क्या लिया गया है, मेंडल चूज टू क्रॉस अ पी प्लांट दैट वाज होमोजाइगस एंड डोमिनेंट फॉर राउंड एंड येलो सीड्स। यहाँ पे दिख जाएगा राउंड एंड येलो। राउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद कैपिटल आर, शेप की बात कर रहे हैं, और कलर ऑफ सीड की बात कर रहे हैं। तो डोमिनेंट कलर क्या था, येलो था, तो येलो एंड राउंड। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वाई वाई एंड आर आर। ठीक, इसको हमने क्रॉस करा किसके साथ, एक दूसरे पी प्लांट के साथ जो कि होमोजाइगस था एंड इट वाज रिसेसिव। रिसेसिव में कौन से ट्रेड्स थे, इट वाज रिंकल्ड। जहां पे डोमिनेंट राउंड था, यहाँ पे ये रिंकल्ड था। रिंकल्ड के लिए हमने रिप्रेजेंट करा स्मॉल आर, एंड इसका कलर क्या था, ग्रीन, सो इट वाज वाई वाई। ठीक, तो हमने पेरेंटल जनरेशन में दो कंट्रास्टिंग पेरेंट्स लिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब ये दोनों पेरेंट्स क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, यहाँ पे एक एक गैमेट रिलीज होगा। दैट मीन्स इस येलो वाले जो पी प्लांट है, इसमें से कौन से गैमेट प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले गैमेट प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ से स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले गैमेट प्रोड्यूस होंगे, और आपस में ये फ्यूज होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन पे ध्यान दीजिएगा, इस ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल वाई है इसके पास, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। जहाँ पे पी पेरेंटल जनरेशन क्या था, होमोजाइगस था। F1 जनरेशन क्या है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस होने की वजह से इसका ट्रेट क्या है, ये राउंड भी है प्लस येलो है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल आई वाई और स्मॉल आर है, ये रिसेसिव होने की वजह से छिप गए हैं। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनिजम्स इन दिस इनिशियल क्रॉस आर कॉल्ड द पेरेंटल जनरेशन। ये पी जनरेशन की बात करी जा रही है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ आर वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर वाई वाई क्रॉस, which is called as the F1 generation, were all heterozygous plants with round yellow seeds and genotype capital R small r YY। ये जब P1 जनरेशन ने आपस में फ्यूज करा तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो हेट्रोजाइगस था, जिसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये राउंड और येलो थे। नेक्स्ट, मेंडल ने क्या करा, मेंडल क्रॉस टू प्लांट्स फ्रॉम द F1 जनरेशन। अगेन वही सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जहां पे हम मेल और फीमेल गैमेट्स को लेने वाले हैं। यहाँ पे देख लेंगे, लेट्स से दिस इज योर मेल साइड। यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे देखिएगा, ये जो है ये लेट्स से ये मेल साइड है। मेल साइड के लिए गैमेट गैमेट देखिएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। सिमिलर ये फीमेल के लिए देखिएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये दो सिमिलर टाइप के F1 प्लांट्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है। दोनों में आपस में हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, आपस में मेट कराएंगे। इसकी वजह से जो जनरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन की खासियत क्या है, देखते हैं। Mendel observed that the F2 progeny of this dihybrid cross had a 9:3:3:1 ratio and produced 9 plants with round and yellow seeds, 3 with round green seeds, 3 plants with wrinkled yellow seeds, and 1 plant with wrinkled green seeds. From this experiment, Mendel observed that the pair of traits in the parental generation sorted independently from one another from one generation to the next। जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे आप देख सकते हो, पेरेंटल जनरेशन के जीन्स क्या थे, होमोजाइगस थे। ठीक, लेकिन जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो, ये हेट्रोजाइगस था। जब हेट्रोजाइगस पेरेंट ने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करे, वो भी क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डोमिनेंट डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिसेसिव डोमिनेंट है, फिर डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव रिसेसिव। ये नहीं हुआ कि खाली डोमिनेंट डोमिनेंट पेयर फॉर्म करेगा, रिसेसिव रिसेसिव पेयर फॉर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। सारे गैमेट सारे जीन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। इसी इक्वल अपॉर्चुनिटी को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा गया कि सारे जीन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ योर डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑन बेसिस ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने अपनी खुद की एक लॉ दी। लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंडिविजुअली 5 मार्क और 11 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं इसके बारे में। The two experiments led to formulation of Mendel's laws known as laws of inheritance। और ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तीन अलग अलग लॉज की वजह से बना हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिविजुअली ये 3 मार्कर एंड 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक। और तीनों को जब मिला देते हो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये 5 मार्कर एंड 11 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं इसके बारे में, एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, इसमें होता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। F1 जनरेशन की बात करते हैं, वो टॉल ड्वार्फ वाला अगर आपको याद होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक। होमोजाइगस पेरेंट्स थे, लेकिन जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो वो क्या था, हेट्रोजाइगस था। एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या प्रोड्यूस हुआ था, टॉल हुआ था। दैट मीन्स जो डोमिनेंट ट्रेट था बस वही एक्सप्रेस हुआ, जो रिसेसिव ट्रेट, जो ड्वार्फ वाली ट्रेट थी वो क्या हो गई थी, छिप गई थी। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, hybrid offsprings will only inherit the dominant trait in the phenotype. The alleles that are suppressed are called as recessive traits, while alleles that determine the trait are known as dominant traits। जो बाहर एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट है, जो छिप गया वो रिसेसिव। और F1 जनरेशन में क्या एक्सप्रेस हुआ था, टॉल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था, और ड्वार्फ वाला जो ट्रेट है वो क्या हो गया था, छिप गया था। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां पे एक ट्रेट दूसरे के ऊपर डोमिनेट रहती है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, also known as Mendel's second law of inheritance। The law of independent assortment states that a pair of traits segregates independently of another pair during gamete formation। यहाँ पे देखते हैं F1 जनरेशन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या ट्रेट मौजूद है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। लेकिन जब यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस हो रही हैं, सब अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं। कैपिटल कैपिटल दैट मींस डोमिनेंट डोमिनेंट, रिसेसिव डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव रिसेसिव, सब इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि खाली डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ रिसेसिव रिसेसिव के साथ नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। As the individual hereditary factors assort independently, different traits get equal opportunity to occur together। That means सारे जीन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। दैट मीन्स सारे जीन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखते हैं, दिस मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द टू जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। F1 की अगर हम बात करें, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट दोनों क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। जैसे कि कैपिटल Y अलग हो गया, स्मॉल y अलग हो गया, कैपिटल R अलग हो गया, स्मॉल r अलग हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट emphasizes that there are separate genes for separate traits। हर एक ट्रेट के लिए अलग जीन मौजूद है, एंड कैरेक्टर्स एंड दे इन्फ्लुएंस एंड सॉर्ट themselves independently of other genes। सारे जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे कैपिटल Y के साथ कैपिटल R ही रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कैपिटल Y के साथ स्मॉल r भी हो सकता है। ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और कोई भी एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। यहाँ पे डोमिनेंट डोमिनेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करी, ना ही रिसेसिव रिसेसिव को इन्फ्लुएंस करी। सब अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, सेग्रीगेट या फिर असॉर्ट हो रहा है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लास्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखते हैं ये क्या कहती है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स two copies of each hereditary factor segregate so that offsprings acquire one factor from each parent। जब पेरेंटल जनरेशन से, सॉरी, होता ही है, जब पेरेंटल जनरेशन में से जीन्स ट्रांसफर होती हैं, पेरेंट्स में ऑलरेडी 2 सेट ऑफ जीन्स थी, लेकिन जब जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होती हैं तो एक ही जीन ट्रांसफर होगा। जैसे वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में पेरेंटल जनरेशन को याद रखिएगा, तो वहां पे क्या था, होमोजाइगस पेरेंट्स थे, 2 प्लांट थे ना, टॉल ड्वार्फ वाला प्लांट, बस उसी पे ध्यान दीजिए। जो टॉल प्लांट था उसके जीन्स क्या थे, कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट था स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन जब गैमेट बना रहे थे, क्या दोनों कैपिटल टी एक साथ ट्रांसफर हुए? नहीं,
एक कैपिटल टी ट्रांसफर हुआ था और एक स्मॉल टी। दैट मीन्स व्हाट, जब गैमीट बनता है तो जो जीन्स हैं, जो दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाती है और एक ही जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हर एक पेरेंट से बस एक ही जीन ट्रांसफर होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी चीज को दर्शाता है। देखते हैं वापस से। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स two copies of each hereditary factor segregate so that offspring acquire one factor from each parent. In other words, allele या फिर alternate form of gene pairs segregate during formation of gamete and reunite randomly during fertilization. ठीक, ये अलग हो जाते हैं, फिर ये रैंडमली किसी भी दूसरे गैमेट के साथ पेयर अप कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है। This is known as Mendel's third law of inheritance or law of segregation. That means all the traits are randomly selected and separated from each other. And with this, law of inheritance is winded up. Law of dominance, segregation, independent assortment, individually 3 markers हैं and 5 markers हैं, प्लस कंबाइंड फॉर्म में 5 and 11 मार्कर के तौर पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाएगा। With this, we are done with the genetics part of your syllabus. Have a good day. Take care.